नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सर्वोच्च सम्मान इथियोपिया की महासम्मान निशान प्रदान उनकी ओर से किया गया, जहां आपको बताते चलें कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व और भारत के साथ साथ इथियोपिया में संबंधों को मजबूत करने के उनके योगदान के लिए दिया गया है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। और जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अत्यंत ही गौरवशाली क्षण बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, जो कि विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस पर बताया है कि इस बजट का उद्देश्य राज्य में निरंतर आर्थिक प्रगति और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। सरकार ने किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और इसमें 2,000 करोड़ की कृषि उन्नति योजना, 360 करोड़ की औद्योगिक विकास, तो वहीं 175 करोड़ ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए रखे गए। इसके अतिरिक्त बस्तर क्षेत्र में भी शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष निवेश किया गया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए इस बजट को बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया। पुलिस का आधुनिक जी बेसिकली मैंने जैसा कि आज बजट में अपनी स्पीच पे भी, अपनी चर्चा के दौरान भी कहा कि 42,000 करोड़ की लगभग देनदारी पिछली सरकार अलग अलग संस्थानों में छोड़कर गई थी, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे अलग अलग योजनाएं हों। तो जब तक मार्कफेड की वित्तीय हालत ठीक नहीं रखेंगे तो धान खरीदी अच्छे तरीके से भुगतान नहीं हो सकता। जब तक नागरिक आपूर्ति निगम की वित्तीय सेहत ठीक नहीं रहेगी, पीडीएस की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती। तो सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन जो इस अनुपूरक बजट में कवर किया गया है, उसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों को के वित्तीय हालत को, वित्तीय सेहत को ठीक करने की दृष्टि से किया गया है। इसके अलावा अनेक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम भी उठाए गए हैं, जैसे बस्तर की विकास की दृष्टि से, पुलिस व्यवस्था, पुलिस के आधुनिकीकरण की दृष्टि से, जो प्रदेश के एयरपोर्ट्स हैं उनके विकास की दृष्टि से, चिरमिरी वाला रेल मार्ग के विकास की दृष्टि से, जो खेल कूद हैं, बस्तर ओलंपिक है, बस्तर पंडुम है, इस तरह की चीज़ों के लिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, जनजातीय विकास की दृष्टि से अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से इससे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा और विभिन्न संस्थानों के वित्तीय सेहत को संतुलित करते हुए आगे उन संस्थानों को जीवंत तरीके से हम कार्य करा पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने अपने तीखे अंदाज में चर्चा की। जहां आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस के विधायक संगीता सिन्हा ने चंद्राकर को 15 विधायक लेकर आने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि संगीता सिन्हा के दिमाग में ओले पड़ गए हैं और जहां वे कुछ भी बोल रही हैं। तो वहीं संगीता सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया और अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और उन्हें इस भूमिका के लिए बधाई। सिन्हा ने यह भी कहा कि चंद्राकर सरकार से असंतुष्ट दिख रहे हैं और जहां इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया है। संगीता जी के अकल में ओले पड़ गए हैं, असल बात तो मैं क्या कर सकता हूं उसको। ये रबी फसल का समय है, ओले गिरने का भी टाइम है, उसके अकल पे गिर गया अचानक। जब हम 2047 विजन की चर्चा में भाग नहीं लिए तो मुझे जो सुनने में आया है वो विपक्ष की नेतृत्व किए हैं। मतलब हमारे बहुत ही यशस्वी नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महंत की जगह
उन्होंने वो भूमिका निभाई, तो हम उनको बधाई भी दिए। उसके बाद आज वो बड़ा झल्लाए हुए थे, लगातार अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, तो उनका झल्लाहट हमको पता चलता है, हम उनकी झल्लाहट को समझ रहे हैं, उनका दर्द भी समझ रहे हैं। इसलिए हमने आज ऑफर किया है कि आप 15 विधायक लेके हमारे कांग्रेस पार्टी में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। खबर रायपुर से ही है, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि सौम्या चौरसिया पर 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में संलिप्तता का आरोप है, जहां उन्हें पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया था, तो जहां देर शाम उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें कि आज उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब हो कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉल लेवी घोटाला और डीएमएफ के घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया समेत 6 आरोपियों को शर्त जो है वो जमानत दी थी। और जहां आपको बताते चले कि आरोपी रायपुर के सेंट्रल जेल से रिहा हुए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने के लिए पाबंदी भी लगाई थी। तो जानकारी देते चले कि सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई थी और जमानत पर रिहा होने के बाद बेंगलौर में रह रही थी। खबर रायपुर से ही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी सराहना करते हुए उन्होंने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी ओर से कहा गया, जहां आपको बता दें कि नितिन नबीन एक युवा और परिश्रमी नेता हैं और जिनके पास संगठन का भी अच्छा अनुभव है, तो वहीं बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत ही प्रभावी रहा और उन्होंने जन आकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव और जमीन पर काम करने की शैली से भी प्रसिद्ध हैं, तो वहीं उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता से आने वाले समय में पार्टी और भी सशक्त होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जांजगीर जिले से है, जहां सलखाना भाटा क्षेत्र में चल रहे कई स्टोन के क्रैशरों पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी हो रही है और जहां इन क्रैशर्स में ना तो पानी का छिड़काव किया जाता है और ना ही धूल नियंत्रण के लिए कोई उपाय किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप इलाके में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए संवाददाता साधराम साहू की जांजगीर चांपा से यह रिपोर्ट। जिले में स्टोन क्रेशर जो है बिना नियम को ताक में रख करके संचालित किया जा रहा है। ऐसे ही मामला मैं आपको बताऊंगा, सलखन भाटा के पास में करीब 2 से 3 क्रेशर संचालित हो रहा है और यहाँ पे नियम को जो है ताक में रख कर संचालित किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा, दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं जहाँ से गिट्टी निकल रहा है, गिट्टी जो गिर रहा है वहाँ पे पानी का ब्लर लगाना रहता है ताकि धूल को यहीं पर दबाया जा सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी व्यवस्था नहीं दिख रहा है। और बात करें यहाँ पे पर्यावरण की, तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाना रहता है। ये बताना चाहेंगे कि यहाँ जो सड़क में 2 क्रेशर सटे हुए हैं, यहाँ से 24 घंटे धूल उड़ते रहते हैं और क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर तो पहली बात नियम को ताक में रखकर क्रेशर खोला गया है। क्रेशर से यहाँ पर काफ़ी धूल उड़ते रहता है और न तो इसमें प्रशासन है और न शासन है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, इनका कहना जो है कहीं न कहीं जो है सही 100% सही साबित हो रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा भी जो है यहाँ पे जिला जांजगीर खनिज अधिकारी के पास जो है 2 से 3 बार वहाँ पे जा चुके हैं। एक तो वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, वहाँ पे बैठते नहीं हैं और अगर बैठते भी हैं तो मीडिया को जो है 2 मिनट समय दे दें कि जिले में क्या समस्या है और क्रेशर को लेकर किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, बता सके। ऐसा जो है उनके द्वारा भी किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं निभाया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले से साधराम साहू की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि राज्य सरकार में 11 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की घोषणा की गई है, जहां अजित बंसल को सरगुजा का कलेक्टर, तो वहीं कुणाल दुदावत को कोरबा का कलेक्टर बनाया गया है। बताते चलें कि प्रकाश कुमार सर्वे को बिलासपुर नगर निगम में कमिश्नर, तो वहीं रोमा श्रीवास्तव को मंत्रालय में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आपको बता दें कि 11 आईएएस के जो स्थान है उनको
उनमें परिवर्तन किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि उनकी पदस्थापना जो है दोबारा से की गई, जिसमें कि अलग अलग जगहों पर 11 IAS अधिकारियों के कामकाज में फेरबदल किया गया। तो बताते चलें कि जो अजीत बसंत हैं उन्हें अब सरगुजा का कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अपने कार्यभार को भी इनकी ओर से संभाल लिया गया है। जहां आपको बताते चले कि अपनी नई नीति और अपनी नई प्रगति के चलते, अपने कार्य प्रक्रियाओं के चलते अब दोबारा से जो फेरबदल किए गए हैं उनके तहत सभी IAS ऑफिसरों ने अपने पदों को संभाल लिया है। जहां आपको बताते चले कि हर IAS ऑफिसर की ओर से तत्परता दिखाई गई है और जहां आपको बता दें कि प्रक्रिया को और भी ज़्यादा प्रशासनिक और मजबूत करने का आह्वान उनकी ओर से किया गया। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और जिसमें जिले भर से लगभग 193 युवाओं ने विभिन्न विधाओं से अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन किया और जहां चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रदर्शन का मौका भी मिला। बताते चलें कि महोत्सव का शुभारंभ भारत स्काउट गाइड में गाइडलाइंस के उपाध्यक्ष विजय केशरवानी के द्वारा किया गया। जहां आपको बता दें कि इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विज्ञान विकास की झलक भी देखने को मिली। तो वहीं प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और विज्ञान विकास को प्रकाशित किया गया, जहां प्रदर्शित जो है उनकी और से किया गया है। तो बता दें कि युवा महोत्सव में लोक नृत्य, पंथ नृत्य, कहानी लेखन जैसे विधाओं का भी प्रदर्शन हुआ और जहां सामूहिक नृत्य और छत्तीसगढ़ी की कला महोत्सव के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे। हमारे श्री विजय केशरवानी जी, श्रीमती सीमा ठाकुर। अब खबर बीजापुर से है, जहां जिले में 84 लाख रुपए के इनामी 34 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि इन नक्सलियों का IED ब्लास्ट, फायरिंग और आगजनी जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल होने का भी आरोप था और जहां आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई और जहां इन लोगों ने सरकार की पूना मान गेम और पुनर्वास की नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है और जहां इससे पहले भी वर्ष 2024 में अब तक 824 माओवादियों ने समर्पण किया है, जबकि 1080 लगभग जो है वो माओवादियों को गिरफ्तार किया गया और जहां 220 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। बताते चले कि बीजापुर में पुलिस अधिकारियों जैसे कि CRPF DIG BS नेगी के साथ साथ SP डॉक्टर जितेंद्र यादव और अन्य अधिकारियों के समक्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। डिवीजन कमेटी सदस्य केरलापाल एरिया कमेटी सचिव उधर काम किया है। वो उधर से कैंप है उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है, जगह तो सीमित होगा। नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है, हम इस पहल का स्वागत करते हैं। आपको पता है कि CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस काफ़ी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार जारी किए हुए है और जहां हम लोग एक तरफ मैसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो वैक्यूम एरिया है वहां पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके और जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर उनको मुख्य धारा से उनको शामिल कर रहे हैं और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वहां पर पहुंच पा रही हैं। वहां पर जैसे रोड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो सब वहां पहुंच रही हैं और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। खुशी की बात है कि आज हमारे बीच ठीक है स्टार्ट करें। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक DVCM है, साथ में कंपनी PLJ जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 का मेंबर है। इसी प्रकार ACM और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, RPC अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें
कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिले में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार जो है उसमें गिरावट दर्ज करी जा रही है और जिससे कि ठंड, शीतलहर और कोहरे का असर भी काफी बढ़ गया है और इस समय जिले का तापमान अब तक के सबसे ठंडे स्तर पर पहुंच चुका है। बता दें चलें कि ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण सुबह और रात के समय लोग बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच भी बना हुआ है, जबकि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव अधिक है। तो वहीं कसडोल ब्लॉक के वन क्षेत्रों में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। जहां बता दें कि टुरटुरिया, बार और नया पारा, बया जैसे पहाड़ी इलाकों में भी ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। अब खबर सारनगढ़ और बिलाईगढ़ जिले से है, जहां ग्राम नवापल्ली में आपको बता दें कि किसान मुकेश चौधरी ने ड्रिप पद्धति से खेती कर अपनी किस्मत को बदल लिया है। 2011 में पारंपरिक मिर्ची खेती शुरू करने के बाद 2013 में मुकेश चौधरी ने ड्रिप तकनीक अपनाई और जिससे कि मिर्ची की उपज दोगुनी हो गई है। तो वहीं आज वह 12 एकड़ भूमि पर मिर्च की खेती करते हैं और जिससे कि उन्हें लाखों रुपए की आय होती है। आपको बता दें कि उनकी सफलता ने आसपास के गांवों के किसानों को भी प्रेरित किया है और जिसमें कि 2021 में राज्य सरकार ने मुकेश चौधरी को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और जहां साथ ही कृषि विभाग में भी उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए BRC नियुक्त किया गया है। वह अब अपने अनुभवों को अन्य किसानों तक पहुंचाते हैं और जहां क्षेत्र में कृषि के नवाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिले के सिमगा ब्लॉक के गांव बोथाडी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और जहां स्कूल से घर लौट रही 18 वर्ष छात्रा पर गांव के ही एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। बता दें कि घटना की जानकारी राहगीरों ने परिजनों को दी और जिसके बाद परिजनों ने तत्काल ही छात्रा को अस्पताल पहुंचाया और जहां उसके हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। तो वहीं बता दें कि युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट को दर्ज कराया गया और जहां पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक छात्रा से प्यार करता था और जहां परिवार वालों के मना करने पर नाराज होकर युवक ने छात्रा पर ही हमला कर दिया और जहां पुलिस ने आरोपी के ऊपर गंभीर धारा लगाकर न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया है। अब खबर दुर्ग से है, जहां राज्य सरकार ने कॉलेज परिसरों में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर एक नई गाइडलाइन को जारी किया है। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, लेकिन प्रोफेसरों और कर्मचारियों को उन्हें भगाने या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। किसी भी समस्या की स्थिति में नगर निगम या डॉग स्क्वाड को सूचना देने की भी जो अनिवार्यता है उसको दिखाया गया है। जहां आपको बता दें कि खुले में भोजन डालने पर भी रोक लगाई गई है। तो वहीं आक्रामक और बीमार कुत्तों की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी। इस गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया। डॉग्स के विषय में जो प्रकरण है वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उन्होंने भी कुछ अपना गाइडलाइंस दी है। एक्चुअली एक हर व्यक्ति एनिमल लवर होता है और उसको होना चाहिए, क्योंकि वो भी उनमें भी जीवन होता है, उनको भी तकलीफ होती है। तो कभी कभी डॉग्स के साथ लोग बड़ी बेरहमी से पेश आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आजकल सबसे अच्छी बात है कि जो विदेशी डॉग्स का चलन हमारे यहाँ था, वो विदेशों में भी यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स मंगाए गए हैं पालने के लिए। तो पहली चीज तो यह है कि सबसे अच्छा है कि विदेशी डॉग्स को ना खरीदते हुए स्ट्रीट डॉग्स, जो बहुत बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी के लिए, लोग घबराते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें। तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने से उनकी प्रॉपर केयर होगी और उनकी संख्या भी कम होगी। फिर गवर्नमेंट को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिस तरह से आप पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह डॉग्स का भी वैक्सीनेशन फ्री में होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड जहां वो डॉग्स हैं तो उसको किसी ना किसी तरह से आइडेंटिफाई करके उसमें कोई एक चिन्हांकित करना चाहिए, ताकि उनका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं ये पता चल सके।
खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक बार फिर पुलिस ने 5 अलग अलग प्रकरणों में 6 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जहां मुनाफे के नाम पर लोगों से ये ठग ठगी करते थे और जहां आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लोगों को झांसा दिया। और इनमें से एक आरोपी ने फर्जी कंपनी यूनिक एंटरप्राइजेस के जरिए बैंक अकाउंट खोलकर 40 लाख रुपए की ठगी की थी। तो वहीं दूसरे मामले में शोएब अख्तर ने 30 लाख रुपए की ठगी की थी, जो कि फर्जी कंपनी एसएस फ्रूट के जरिए धोखाधड़ी की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 115 थानों में मामले दर्ज हैं और जहां पुलिस ने आरोपियों से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर लिए हैं और उनकी जांच पड़ताल जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।